उसमें जैसे अडॉप्ट करते सेम उसके नहीं कर सकते सेम सेक्स नहीं मतलब कर सकते ना। हाँ सेम सेक्स नहीं कर सकते पर आपको ये देखना होगा कि अगर सेम सेक्स से कर रहे हैं तो उनके अंदर एज डिफरेंस होना चाहिए। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो वो क्या है वॉइड हो जाएगा। हाँ अगर कोई कस्टम दे रखी है तो वहां नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अगर कस्टम दे रखी है प्रवीण का वहां पर कस्टम दे रखी है तो वहां पर किसी भी एज का कर सकते हैं है ना। अदरवाइज लॉ ये कहता है कि आपके बीच में एज डिफरेंस 21 ईयर होना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उसी से शादी कर ले। नहीं समझे। ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो इसको देखते हुए जो एडॉप्शन किया जाएगा वो 21 वर्ष की क्या उसके बीच में अंतराल होना चाहिए। अनमैरिड भी अडॉप्ट कर सकता है ये याद रखो। जरूरी नहीं मैरिड होते वही कर सकते हैं हाँ हाँ एवरीवन एवरीवन कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल विदाउट कंसेंट एक बार वो कह सकता है मना कर सकता है क्योंकि देखो प्राइमरी जो प्रथम पिता होता है वो प्रथम जो वो होता है गार्जियन वो फादर होता है। आफ्टर दैट मदर होती है। परंतु अगर 0 से 5 साल का बच्चा है 1 साल दिन पे तो इनडायरेक्टली हमने माता को गार्जियन दिया है। पर देखो हमेशा पिताजी का नाम सबसे पहले आता है तो एक बार कंसेंट लेनी आवश्यक होती है। ठीक है विद कंसेंट क्या है आप एडॉप्शन लेना चाहिए। ठीक है ये है। चलिए आज बच्चे क्यों नहीं आ रहे। देखिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीपीसी हमारा क्या है जो प्रीलिमिनरी थी प्रारंभिक था 1 से लेकर 8 वो कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर हमने ज्यादा नहीं कम से कम कितने क्वेश्चन हो गए थे कोई बताएगा मेरे को। चंदन जी कितने क्वेश्चन हुए कुल हमने कुल कितने क्वेश्चंस किए। बच्चों में क्वेश्चंस कराया था कुल कंप्लीट कितने क्वेश्चंस है। सर 16 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं 1 to 8 में। ठीक है और अगले संडे को आपका पेपर है मेरे घर पे। ठीक है सर। और ये जो क्वेश्चंस होंगे सुरभि याद है आपको 20 हो गए चंदन जी 20 हो गए क्योंकि मैं तो कंटिन्यू लिखा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन मैंने जैसे डिग्री के प्रकार डीम डिग्री एक ही क्वेश्चन में करा है सर मैंने बड़ा डीम डिग्री एक ही कर दिया। ठीक है कोई इशू नहीं है। ठीक है गुड मॉर्निंग। अभी ये एक हफ्ते में आप समझ रहे हो कितने हो सकते हैं जब हमारी 3 दिन की क्लास में 20 क्वेश्चन हो गए क्योंकि हम स्टडी के साथ साथ मेंस का भी देखते जा रहे हैं। अब ठीक है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब तक है ना आपका संडे आएगा तो मोर देन 50 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे। तो आप जब पेपर देने आएंगे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 1 to 8 आएगा या ये आएगा। आप ये मान के चलो अगले संडे तक सब कुछ आएगा और आपको मैं यहाँ पर 2 घंटे दूंगा 3 घंटे नहीं 2 घंटे दूंगा और कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन होंगे क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी है आपको। लिख लिख के याद करो बार बार में याद करो क्योंकि वहां पर स्पीड का बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है। अफसाना भी आई नहीं है वो अगर आती तो आपको बताती कि उसने 80 नंबर का मार्क्स जो अटेंड किया था वो मात्र 3 घंटे में ही कर पाई। बोले सर टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वहां टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी बात है। नहीं समझे। आपको अपनी स्पीड बूस्ट अप करनी है। जी सर। और हिमांशु जी नहीं आए अभी एक तो जल्दी आ जाएगा कम से कम। चलिए तो हमारा 1 to 9 1 to 8 कंप्लीट हो गया। आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जुडिक्शन से रिलेटेड। बहुत बार बच्चों का क्या है इसके अंदर क्या है कंफ्यूजन रहता है जुडिक्शन के बारे में। ठीक है तो क्षेत्राधिकार क्रिमिनल क्षेत्राधिकार सिविल क्षेत्राधिकार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय जुडिक्शन। क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं इसी में आगे बढ़ा दीजिए या अलग से लिख दीजिए। यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है। What do you mean by jurisdiction and what are the various types of its? ये कितने प्रकार का होता है जुडिक्शन।
और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा तंग करता है वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैक ऑफ जुडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन। ठीक है, अधिकारिता के अभाव और अनियमितता, अधिकारिता की अनियमितता का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार के अभाव और क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग, इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ये समझ में आ गया। और इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, क्या पक्षकार अपनी सहमति से क्षेत्राधिकार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मीन्स कितनी कंसेंट क्या रेलिवेंट करती है, कंसेंट कितना प्रभाव देती है। पक्षकारों की जो कंसेंट है ना क्षेत्राधिकार के बारे में, क्या उसका क्या है प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब वो क्या क्षेत्राधिकार को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई, अगर आप जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, जैसे रेलवे कर रही है आपकी, बड़े बड़े, ठीक है, वो करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनके नियम कानून उनके ही होते हैं और वो खुद बोल देते हैं कि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार यहाँ पे होगा। अगर आप टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ भी खरीदने जाएंगे, उसके साथ एक बुकलेट आती है और बुकलेट में वो जुडिक्शन के बारे में पहले से बता देते हैं कि इसका न्याय क्षेत्र ये होगा, इसका यह न्याय क्षेत्र होगा। तो मेरा क्वेश्चन जो आगे ये है, क्या पक्षकार अपनी सहमति से क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर सकते हैं। कैन पार्टीज कैन डिटरमाइन द जुडिक्शन, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको। तो क्षेत्राधिकार से रिलेटेड क्या है ये क्वेश्चन है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आंसर लिखना क्या है। सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन कुछ पूछा गया, बच्चा अपनी तरफ से अलग रखा है। अगर उसने पूछा है कि सहमति का क्या प्रभाव है और आप कितना भी विस्तार रूप से क्षेत्राधिकार को विस्तृत कर दीजिए, कितने प्रकार बता दीजिए, पूछ रहा है, अंतर नहीं आएंगे चाहे वो कितना भी अच्छा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका क्षेत्राधिकार क्या है। तो क्षेत्राधिकार जुडिक्शन क्या है। देखिए जुडिक्शन से अभिप्राय है न्यायालय की शक्ति है, ठीक है, जिसके तहत वो वाद, आवेदन और अपील को ग्रहण करता है और सुनवाई करता है। ठीक है, क्षेत्राधिकार से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है, पावर से है, जिसके तहत वो किसी वाद को, आवेदन को या अपील को ग्रहण कर सके या उसकी क्या है सुनवाई कर सके। अगर उसे सुनवाई करने का अधिकार नहीं है तो उसे क्षेत्राधिकार, यदि उसे ग्रहण करने का अधिकार नहीं है तो उसे क्षेत्राधिकार दो। बात समझ में आई। तो जो इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट भी कहते हैं कई बार। ठीक है, कि सक्षम न्यायालय कौन होगा, जो वाद को ग्रहण कर सके, वही तो सक्षम है, जो अपील को ग्रहण कर सके या जो आवेदन को ग्रहण कर सके या सुनवाई के पश्चात निर्णय दे सके। सक्षमता और अधिकारिता एक ही बात है अगर आप देखे जाए तो। ठीक है, आगे बात समझ। ये कितने प्रकार का होता है, आइए। क्षेत्राधिकार मेनली 4 प्रकार का दिया गया है। पहला है आपका धन संबंधी। देखो सीरीज ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सीरीज ऊपर नहीं, पर मैं सीपीसी के अंदर सेक्शन के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं इसको। तो धन संबंधी अधिकारिता, पिक्यूनरी जुडिक्शन। दूसरा है आपकी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से संबंधित अधिकारिता। ठीक है, और तीसरी अधिकारिता है स्थान संबंधी अधिकारिता। स्थान मतलब प्लेस। नीलू अभी तो हम घर पर हैं, ऑनलाइन पे आ जाया करो। ठीक है, 15 मिनट बहुत होती है। चलिए, स्थान संबंधी अधिकारिता। और चौथा है आपका प्रारंभिक कह दो, इसे प्रीलिमिनरी कह दो, या इसे मूल अधिकारिता भी कह सकते हो, और अपीलीय अधिकारिता। ठीक समझ में आ गया। तो कितने प्रकार के जुडिक्शंस हो गए हमारे पास में, 4 प्रकार के जुडिक्शंस हो गए आपके पास में। धन संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, प्लेस के आधार पर, और प्रारंभिक और मूल अधिकारिता।
ये समझ में आ गया। आइए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करता है? तो जो क्वेश्चन बना था ना, क्या पक्षकार कर सकते हैं? क्षेत्राधिकार का निर्धारण कानून करेगा, या फिर स्पेसिफिकली कानून में ही बता दिया गया हो। मैं सारे सिविल लॉज की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो या फिर कानून में बता दिया गया होगा कि इसका क्षेत्राधिकार कौन किसको होगा। जैसे पारिवारिक, अगर आपके हिंदू लॉ के मामले में है तो वहां पर पहले ही बता दिया कि पारिवारिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा। जैसे आप डाइवोर्स के मामले में जाते हैं तो वो पारिवारिक न्यायालय कह रहा है, अगर वो नहीं है तो जिला न्यायालय। ऐसे ही एसटी-एससी पढ़ा था, एसटी-एससी एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर दे रखा था कि इसको एसटी-एससी कोर्ट को अधिकारिता होगी। अगर कोर्ट नहीं है देन अनन्य अधिकारिता, एक्सक्लूसिवली जो अधिकारिता होगी वो किसको होगी? सेशन कोर्ट को होगी। मेरी बात समझ में आ गया? तो कानून द्वारा ही पहले बता दिया है, और अगर कानून द्वारा नहीं बताया गया है तो ये डिसाइड करने का कार्य है किसका है? गवर्नमेंट का। सरकार डिसाइड करेगी कि ये इस जिले के लिए ये न्यायालय होगा, इस जिले के अंदर ये जो जेएम है, सॉरी जेएम क्या, जो सिविल जज है, उसका इतनी सीमाएं रहेंगी, ये यहां से यहां तक का क्या है मामले की सुनवाई करेगा। मेरी बात समझ में आ गया? स्थान संबंधी आ रहा है, ठीक है, कि कौन से स्थान पर, जैसे आप नयापुरा रहते हैं, ठीक है, तो नयापुरा का एक अलग से कोर्ट होगा। ऐसे आप स्टेशन के साइड रहते हैं तो स्टेशन का एक अलग कोर्ट होगा। तो ये सीमाएं होती है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है? जैसे धन संबंधी किसने डिसाइड किया है? पिक्यूनरी, ये सरकार ने 2014 के अंदर अमेंडमेंट लाके कानून में संशोधन कर दिया। तो कानून द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इसको क्या है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर पक्षकार कब करते हैं? तो पक्षकार केवल जब ही कर सकते हैं जब उसको पास में पावर है दो क्षेत्राधिकारों की, वो दोनों क्षेत्राधिकार में जा सकते हैं, तो वो सहमत हो सकते हैं एक बार कि हाँ हम कोटा और बूंदी, मान के चलिए कोटा और बूंदी दोनों में क्षेत्राधिकार है, तो वो दोनों में आपस में क्या है सहमत कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं कि हम या फिर कोटा में जाए या बूंदी में जाए। कौन सा समझ में आ गया? सहमति पक्षकार कब सहमत हो सकते हैं? जब दो न्यायालय हो और उनके मामले में क्या है, उनको लगता है मतभेद है कि यार इसमें जाए या इसमें जाए, दो क्षेत्राधिकार दे रखे हैं, तो वो कंसेंट ले सकते हैं, तो वो सहमति दे सकते हैं कि किस में जाया जाए। परंतु कोटा के न्यायालय में है और वो सहमति कर रहे हैं, नहीं अपन दोनों तो क्या है जयपुर में लड़ेंगे, तो इस तरह से क्या है वो अगर उन्होंने आपस में जयपुर में लड़ने की सहमति दे दी तो उसका क्या है कोई प्रभाव नहीं होगा। कौन सा समझ में आ गया? मैं अभी बता रहा हूं, कोटा और 12 दो क्षेत्राधिकार हैं और दोनों को अधिकारिता है सुनने की, मान के चलिए ये यानी अपनी तरफ से कोई डिसाइड नहीं कर सकते। अगर उनको कोटा में क्षेत्राधिकार दे रखा और वो बोले यार चलो यार हम तो मुंबई चलते हैं और मुंबई में भी क्या केस कर देंगे, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मतलब आपसी सहमति से क्या है वो क्षेत्राधिकार को नहीं डिसाइड कर सकते। आइए, वो कम ज्यादा भी नहीं कर सकते। जैसे उनका मामला है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का मामला, 2 से 5 लाख तक का। तो हेलो चंदन जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी सर, आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक केस लॉ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाम लवजी भाई रतन जी भाई का, इसमें सुप्रीम कोर्ट है सिविल मामलों का जुडिक्शन अधिकारिता निश्चित करते समय केवल पक्षकारों द्वारा चाहे गए अनुरोधों पर ही ध्यान नहीं दिया जाकर अधिनियम की स्कीम और उसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो आपकी बात को क्लियर कर दें सर यहाँ पे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो अगर क्षेत्राधिकार की जो क्या है जो आपकी जुडिक्शन है धन संबंधी हो किसी मामले है वो क्या ज्यादा है और आप सोच रहे नहीं हम तो कम वाले न्यायालय में चले जाते हैं या सीधे हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो इस तरह से भी नहीं कर सकते। मतलब क्षेत्राधिकार को कम या अधिक ज्यादा नहीं बढ़ा सकते वो अपनी तरफ से। ये समझ में आ गया? तो पक्षकार केवल जहां 2 विकल्प दे रखे हैं उसको वही वो कंसेंट ले सकते हैं, और इसको सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 28 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इलीगल नहीं होगा। 23 में होता है ना विधि तरीके से संविदा कर ली तो पक्षकार, तो अगर 2 क्षेत्राधिकार दे रखे हैं तो ऐसी कंसेंट कर सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, परंतु ये ठीक है तो वो धारा 23 और 28 के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इलीगल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उनके बीच किया गया। तो इसको रीड विद क्या है 23 एंड 28 भी देख लेना। ये समझ में आ गया? जहां पर विकल्प है
जहां पर दो क्षेत्राधिकार का विकल्प है और पक्षकार सहमत हो जाते हैं तो धारा 23 और 28 के क्या है वो विरुद्ध नहीं होगा, अर्थात उसे मान्य किया जाएगा। चीज समझ में आ गया। पर वो क्षेत्राधिकार में कमी करते हैं या नया क्षेत्राधिकार बनाने का प्रयास करते हैं तो वो इल्लीगल होगा। चीज समझ में आ गया। केस का नाम लिखिए, केस का नाम लिखिए इसी के अंदर। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954 सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला इसमें? न्यायालय के क्षेत्राधिकार की कमी को, न्यायालय के क्षेत्राधिकार की कमी को पक्षकार सहमति से दूर नहीं कर सकते। अगर किसी क्षेत्राधिकार में कमी है तो आपस में कंसेंट होकर उसको दूर नहीं कर सकते। कमी हमेशा ही कमी बनी रहेगी। जैसे 12 का न्यायालय क्षेत्राधिकार वाला क्या है, वो सुनने के लिए वो पावर नहीं है, उसको वो कॉम्पिटेंट नहीं है और दोनों पक्षकार बोल देते हैं अरे कोई नहीं अपन दोनों तो चल रहे हैं ना, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उस कमी को क्या नहीं कर सकते, वो दूर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये किरण सिंह के मामले में क्या है, चमन पासवान के मामले में। और इसी के अंदर एक पॉइंट और लिख लो, पक्षकार आपसी सहमति से, इसी में पक्षकार आपसी सहमति से न्यायालय को अधिकारिता भी प्रदान नहीं कर सकते कि आप ही सुन लीजिए सर, हम दोनों आ गए ना। नहीं, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? डिसाइड तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर कानून करेगा। पक्षकार सहमति से डिसाइड नहीं कर सकता क्षेत्राधिकार को। तो 2 पॉइंट आ गए, कमी को दूर नहीं कर सकते और आपस में किसी भी क्षेत्राधिकार में नहीं जा सकते। ठीक है, मनमर्जी नहीं चलेगी पक्षकार की। पक्षकार को केवल वही रिलीफ दिया गया है जहां पर 2 विकल्प हैं। समझ में आ गया? तो वो दोनों में से किसी में जा सकते हैं। कौन समझ में आ गया? पर विकल्प नहीं है तो अपनी मनमर्जी से कमी और किसी को अधिकारिता प्रदान नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पार्टी से रिलेटेड। आइए, अब जो क्वेश्चन था ये 4 प्रकार के हैं। तो धन संबंधी सेक्शन 6 में देख लिया आपने। विषय वस्तु से संबंधित क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो अधिकारिता दे रखी है वो सेक्शन 9 के अंदर है। आज ही हम सेक्शन 9 भी करेंगे, ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि विषय वस्तु क्या होती है। ठीक है, तो विषय वस्तु के अंदर कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे होते हैं जो उसको सुनने की अधिकारिता उसी न्यायालय को होती है। जैसे प्रोबेट से संबंधित मामले, प्रोबेट में कई बार बता चुका हूं। वसीयत से संबंधित मामले, ये दिवालिया से संबंधित मामले, ठीक है, ये सब डीजे कोर्ट को क्या है, उसको राइट दे रखी है। जी समझ में आ गया? तो ये सब्जेक्ट मैटर है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। दिवालिया, इंसॉल्वेंसी, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर। परिवार से संबंधित मामले तो पारिवारिक न्यायालय, सब्जेक्ट मैटर। अगर पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चीज समझ में आ गया? इंसॉल्वेंसी, दिवालिया, वसीयत, ठीक है, प्रोबेट से संबंधित मामले, ये सब क्या है, आपके विषय वस्तु से संबंधित मामले। किराएदार बेदखली का भी मामला, देखो किराएदार पर्टिकुलर आ रहा है, जहां पर आजकल तो क्या रेंट ट्रिब्यूनल बन गया है, पहले क्या है इसमें ही ज्यादा था मामला। तो हम तो केवल अभी न्यायालय नहीं पढ़ रहे, हम तो बोल रहे विषय वस्तु। विषय वस्तु किराएदार, किराएदारी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है, तो वो क्या है, उसको अधिकारिता किस है। अब किराएदारी के मामले में अधिकारिता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है, वो हम देख लेंगे कि लोअर कोर्ट को होती है वहां पर। चीज समझ में आ गया? जैसे सिविल जज, तो किसको क्या अधिकारिता है वो सिविल वस्तु, विषय वस्तु को देख के क्या है पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट वाली चीज है
स्थान से संबंधित ये सेक्शन 15 से लेकर 25 तक दे रखी है कि किस स्थान पे किया जाएगा, किस स्थान पर नहीं किया जाएगा। अगर उसमें ट्रांसफर करना है तो किसी कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे, हाई कोर्ट में कैसे जाएंगे, वो यहाँ पर बता रखा है सारा 15 से लेकर 25 तक का। ठीक है, और लास्ट वाला है प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता। देखिए, एक हमेशा याद रखिए, जो लघुवाद न्यायालय है और सिविल जज का जो मामला है, ठीक है, लघुवाद न्यायालय और सिविल न्यायाधीश, सिविल जज, इन दोनों को हमेशा प्रारंभिक अधिकारिता होगी, अपीलीय अधिकारिता नहीं होगी। परंतु सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकारिता होगी। आगे बात समझ में? इनको क्या है? अपील सुनने का भी राइट है। इनको अपील सुनने का राइट नहीं, ये केवल प्रारंभिक मतलब वाद सबसे पहले यहां होगा, अगर होगा तो। ठीक है, ये अपील नहीं सुन सकते, ये दोनों ये अपील भी सुन सकते हैं, और इनको प्रारंभिक के साथ साथ में मूल अधिकारिता दोनों ही हो सकती है। डायरेक्ट डीजे में प्रारंभिक अधिकारिता हो सकती है कि नहीं हो सकती? डायरेक्ट डीजे में जा रहा है, या अपील अधिकारिता भी है। तो इन दोनों को, इनको तो अब प्रारंभिक और अपील दोनों अधिकारिता प्राप्त है, पर इसको केवल क्या है? इन दोनों को केवल ओरिजिनल जुडिक्शन। क्या हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल जुडिक्शन है? कौन बताएगा मुझे? हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो मैंने बता दिया, प्रोबेट के मामले सीधे आर्टिकल 31। वेरी गुड, आर्टिकल 31 क्या 31 आयुषी सही कह रही है क्या? हाई कोर्ट को 21 के 31 के अंदर अधिकारिता है। मूल में वो राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, या वही तो है ना सर? हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। मैडम यही लगती है, आप थोड़ा सोचा करो। वेरी गुड, पहले क्वेश्चन सोचा करो, एकदम पपाक नहीं बोल देना, नहीं वहां पे गलती हो जाती है। मैंने हाई कोर्ट बोला है, हाई कोर्ट को है 226 227, ये समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, हाई कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता 226 227, और जो विधानसभा और संसद के जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव में डायरेक्ट कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में लगती है। जी समझ में आ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राइट नहीं है। तो चुनाव संबंधी विवाद सीधे हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता दे रखी है वहां पर, ठीक है। आइए, सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता सब जानते हैं, 32 और 131, ठीक है। और अपीलीय अधिकारिता भी सब जानते हैं, 132 और 133। आर्टिकल 132 133 में अपीलीय अधिकारिता है, और प्रारंभिक अधिकारिता तो हाई कोर्ट का क्या हो गया? 226 227 और चुनाव संबंधी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता 32 एंड 131, और अपीलीय अधिकारिता कहाँ है? अपीलीय अधिकारिता तो हाई कोर्ट को होगी। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता है 132 133 सिविल मामलों में। ये समझ में आ गया? उसे एक प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है वहां से, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा तो ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्रिमिनल में एकदम आगे बढ़ सकता है, एंड ऑफ द जस्टिस, या कोई ऐसा मामला है जो ऐसा पलट दिया गया था जिसमें उसको दोष मुक्त था, एकदम डेथ और वो दे दी है, नहीं 10 वर्ष से अधिक का दे दिया है, तो वहां पर डायरेक्ट जा सकता है क्रिमिनल में। सिविल में ऐसा नहीं है, प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी के अंदर और बनता है, लैक ऑफ जुडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन। 32 131 आपने पढ़ा नहीं है, इसने पढ़ लिया, इसीलिए ऐसा पता है कि नहीं? 2 to 7 ज्यादा वाइड पावर है, ज्यादा वाइड पावर है।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 226 से ज्यादा वाइड पावर दे रखी है, ये मैं बता चुका। ठीक है, तो कोई नहीं, हम जब ये पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जो मेजर क्वेश्चन बनता है क्षेत्राधिकार संबंधित, ठीक है, और कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है कि भाई जो अधिकारिता का अभाव होता है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा डिग्री पर। अगर अधिकारिता का अभाव था, उसे क्या है, सक्षम न्यायालय नहीं था और उसने डिग्री पारित कर दी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, न्यायालय को अधिकारिता नहीं थी, अधिकारिता का अभाव था, अर्थात उसे अधिकारिता नहीं थी, और फिर भी उसने सुन लिया मामला, तो वो नलिटी, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ नलिटी बनती है, नल एंड वॉइड होती है, केवल वॉइड नहीं होती। कई बार क्या क्वेश्चन में आ जाता है कि न्यायालय की अधिकारिता का अभाव का प्रभाव होगा, शून्य होगी, दूसरा शून्यकरणीय होगी, तीसरा आकृत्य व शून्य होगी। इसको कहते हैं आकृत्य को नल एंड वॉइड। मतलब जो आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अवयस के साथ की गई संविदा क्या होती है, शून्य नहीं होती है, शुरुआत से ही शून्य होती है। आगे बात समझ में, नलिटी, वॉइड एंड अब इशू प्रारंभतः शून्य होती है। इसी तरह से अधिकारिता का अभाव है, उसे क्षेत्र अधिकारिता नहीं थी फिर भी उसे पारित कर दी, तो वो शुरू से ही है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, मस्त मौलिक तक बैठे रहो। अगर वादी ने अगर गलत अधिकारिता में बात चले गया, उसको सुन भी लिया, निर्णय भी दे दिया, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत से ही उसे अधिकारिता नहीं थी, तो वो डिग्री दे दे, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कौन से समझ में आ गया। जैसे किसी को 2 लाख तक का मामला सुनने की पावर थी और आप सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले गए, चीजें, या किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना था, आप सेशन जज के उसके पास चले गए, किसके पास, सिविल जज के पास चले गए, अधिकारिता नहीं थी। या प्रोबेट, या फिर जो मैंने किराएदार का बताया, या किसी और विषय वस्तु से संबंधी, धन संबंधी, विषय वस्तु, स्थान संबंधी, ये सारे अधिकारिता जो बताई, उसका अभाव रहते हुए किसी अधिकारिता के पास चले गए, अर्थात वो सक्षम नहीं था और फिर भी उसने क्या है, बात को स्वीकार कर लिया और डिग्री दे दी, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, भले ही डिग्री आ गई हो। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपकी कि अगर अधिकारिता का अभाव होगा तो डिग्री क्या होगी, शुरू से ही शून्य मानी जाएगी, भले ही डिग्री आ गई हो उसके अंदर, सारा सुनवाई कर दियो, वो जीरो हो जाएगी सारी सुनवाई। कौन सा समझ में आ गया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल, मतलब वो वाला कहता है अधिकारिता का अनियमित प्रयोग। अनियमित प्रयोग मतलब उसे अधिकारिता तो थी, उसे सक्षमता तो थी, पर उसने क्या है, अच्छी तरह उसका प्रयोग नहीं किया। चीज समझ में आ गया, उसको एक्सरसाइज अच्छी तरह नहीं किया। ठीक है, तो अनियमितता आ गई उसके अंदर, तो उसका क्या होगा, आइए, उसमें अगर आपने आक्षेप नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया और डिग्री आ गई, अंतिम निर्णय आ गया, तो मान्य होगा। अगर कोई सक्षम न्यायालय है, उसको अधिकारिता थी परंतु उसने इर्रेगुलरिटी अपनाई, सही तरह से कार्य नहीं किया, बीच बीच में कई ऐसे कार्रवाई हो जाती है जिसमें सही तरह से कार्य नहीं करता है वो, चीज समझ में आ गया। तो इर्रेगुलरिटी आ गई तो आप क्या करिए, फिर सिविल का सबसे बड़ा काम है ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाइए। अगर आपने इर्रेगुलरिटी हो गई है और आपने क्या है, जैसे साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अनुचित वो वाला पढ़ा है आपने 167 एविडेंस एक्ट में, उसमें क्या है, उसको साक्ष्य अच्छी तरह लेने चाहिए थे, नहीं लिए, या जिस साक्षी को लेना था उसको नहीं लिया, दूसरे को ले लिया, तो ये अनियमित प्रयोग किया है। आगे अधिकारिता तो है पर उसने अनियमित इर्रेगुलर तरीके से उसको प्रयोग किया है, तो उसका क्या होगा, इर्रेगुलरिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहां पर अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसने डिग्री दे दी तो वो डिग्री मान्य हो जाएगी,
चीज समझ में आ गया? क्योंकि लॉ कहता है मैं कमजोरों को और लापरवाहों की कभी मदद नहीं करता। आपने क्या, मैंने अगर इरेगुलरिटी बनाई तो वकील की जिम्मेदारी है कि ऑब्जेक्शन उठाए। आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई तो न्यायालय की क्या होती है कि इसकी सहमति है, इसने वेव कर दिया है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ वेव। यदि आपने आवाज नहीं उठाई तो उसको क्या समझा जाता है कि आपने उस अधिकारी को क्या कर दिया है, प्यार दिया है। इरेगुलरिटी हुई है और आपने उसकी आवाज नहीं उठाई तो न्यायालय यही समझेगा कि आपने उस वक्त क्यों नहीं किया, हम तो सोच रहे हैं आपने त्याग दिया, इसीलिए छोड़ रहे हो आप, और छोड़ रहे हो और फिर डिग्री आ गई और फिर बोल रहे हो। तो ऐसा क्या है, डिग्री को सुना नहीं जाएगा। रीड विद 99 देखिए, सेक्शन 99 देखिए, 99 एंड 99A फटाफट देख के आइए क्या प्रभाव होगा। यहां तो नलिटी होगी, टाइटल हेडिंग से ही काम चल रहा है। यदि गलती या अनियमितता हो गई, ठीक है, तो उसे पलटा नहीं जाएगा, अर्थात मान्यता मिलेगी उसको। कौन सा समझ आ गया? यदि उसका क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है पक्षकारों पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे पलटा नहीं जाएगा। कौन सा समझ में आ गया? ऐसे ही आरोपों के संदर्भ में होता है। चीज समझ में आ गया? अगर आरोप में कोई फेरबदल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर गलती हो गई 215, अगर वहां गलती हो गई और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है पार्टीज पर तो उसको पलटा नहीं जाता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो पलटा जा सकता है आरोप भी। ऐसे ये कह रहे हैं कि अधिकारिता के अभाव में अनियमितता का प्रयोग किया गया और आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो उसे पलटा नहीं जाएगा। पलटा तभी जाएगा जब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चीज समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तभी पलटा जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर अधिकारिता का अभाव है तो डिग्री शून्य होगी, प्रारंभतः शून्य होगी, परंतु अनियमितता प्रयोग किया गया किसी अधिकारिता का तो वहां पर अगर डिग्री आ गई तो वो शून्य नहीं होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, उसे कंटिन्यू मान लिया जाएगा। अब सर का क्वेश्चन ये था कि मान के चलिए कि छोटे वाले न्यायालय को सुनने की अधिकारिता थी और उसको बड़े न्यायालय ने सुन लिया। जी समझ में आ गया? छोटे न्यायालय को सुनने की अधिकारिता थी परंतु उसको बड़े न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने सुन लिया तो उसका क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा माना जाएगा कि चलो ये छोटी छोटी अनियमितता ही तो है। जी समझ में आ गई? बड़ा अधिकारी सुन ले सकता है, उसको शून्य नहीं किया जाता या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बड़े को सुनना था और छोटे ने सुन लिया तो ये अधिकारिता का क्या हो गया? आगे बात समझ में आई? बात समझ में? ये क्या है? ये पॉइंट मैंने लिखा रखा है, सेक्शन 15 के पहले ही लिखा रखा है कि जहां पर बड़े अधिकारिता वाले न्यायालय को सुनना था और छोटे वाले न्यायालय ने सुन लिया। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सेंस ऑफ लगाइए। जिस एप्लीकेशन को आपको बड़े अधिकारी को लगाना था उसको आप कांस्टेबल को लगा रहे तो वो क्या सुन सकता है? एसपी को एप्लीकेशन लगानी होती है जब एफआईआर दर्ज नहीं करता है, पता है? और आपने किसको लगाई? एक कांस्टेबल को लगा दी कि पोस्ट के द्वारा एक कांस्टेबल को भेज दी। क्या कुछ होगा? क्या कुछ भी नहीं होने वाला। इस समझ में आ गया? तो वहां पर अगर आपको क्या है, अधिकारिता क्या है, छोटे न्यायालय को सुनने की थी परंतु बड़े न्यायालय को लगा दी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर बड़े न्यायालय को अधिकारिता थी और छोटे न्यायालय ने सुन लिया तो अधिकारिता का अभाव हो गया। वो डिग्री क्या होगी? नल एंड वॉइड होगी। थोड़ा सा इसमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा है अधिकारिता से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और 99 का ही बता दिया। और अधिकारिता का साबित करने का भार किसको होता है? जो इनकार करता है कि सर इसको अधिकारिता ही नहीं है। आप वाद पत्र लेके आए, ठीक है, एक केस का नाम लिख लीजिए, केस का नाम लिखिए अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा। अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा 1985 का क्या है?
जो अधिकारिता का जो स्थान डिसाइड होता है वो वाद पत्र के आधार पर होता है, ना कि लिखित कथन के आधार पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आदमी जैसा वाद लेके आएगा अधिकारिता उससे डिसाइड होगी। जो लिखित कथन लेके आया है, रिटन स्टेटमेंट लेके आया प्रतिवादी, वो उसके आधार पर अधिकारिता डिसाइड नहीं होती है। जी समझ में आ गया? ये है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो अधिकारिता है, ठीक है, वो वाद पत्र के आधार पर स्टेटमेंट ऑन सूट बाय द प्लेंटिफ, जो वादी वाद पत्र लेके आया है उस आधार पर डिसाइड होती है, ना कि प्रतिवादी द्वारा किए गए लिखित कथन के आधार पर। ठीक समझ आ गया? ये इस केस में लीडिंग केस है कि भाई अधिकारिता कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है, कि इसको इस स्थान के आधार पर या किसके आधार पर। ये अगर वो 2 लाख तक का मामला लेके आया है तो ऑब्वियसली उसमें आएगा, सिविल जज में आएगा, तो वो वाद पत्र के आधार पे तो डिसाइड हो रहा है। अब प्रतिवादी कहे कि नहीं सर ये तो 5 लाख है, अरे वो आए ही बात 2 लाख तक के लिए, तो हम किसका, तेरी बात थोड़ा सुनेंगे। या वो आता है सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है 5 लाख से अधिक के मामले में, और प्रतिवादी बोलता है नहीं, तो तुम तो नहीं कहते रहो, साबित करना बाद में। ये तो लेके आ गया ना वादी, ये वादी तो कह रहा है ना कि 5 लाख का मामला है सर, तो डिसाइड किसके आधार पर किया गया? वादी के आधार पर, वाद पत्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है। वाद प्रतिवादी तो क्या है, उसके आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर अगर वो कहता है कि सर इसको अधिकारिता नहीं है, फालतू में लेके आ गया, तो साबित करने का भार किसको है? जो इनकार करता है, प्रतिवादी तो करेगा। समझ में आ गया कि सर ये गलत कोर्ट में लिया है, साबित कर दे, वो तो वाद पत्र लेके आ गया। तो अधिकारिता को साबित करने का भार अगर वो है कि उसे अभाव है, अधिकारिता का अभाव है, तो प्रतिवादी पर होगा जो उसे इनकार करता है। इतने सारा मेन चीजें निकल के आई, इससे बहुत सारी चीजें आ गई। तो अधिकारिता से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई। और वो जो मैंने 99 बताया था ना यहाँ पे कि उसका क्या, डिग्री को उल्टा नहीं जाएगा अगर अनियमितता हो गई तो, ठीक है, यही सेम टू सेम कोड 60 ऑफ सीआरपीसी उसमें भी बताया है ये चीजें कि किन किन कार्रवाइयों को अधिकारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये रीड विद करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसी से रिलेटेड जवाब देना है, अनवांटेड अपना ज्ञान नहीं फैल देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका सटीक उसे, लैक ऑफ जुडिक्शन पूछ रहा है, आप इसके बारे में विस्तार से बता रहे, कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आई होप ये अधिकारिता से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए हमने धन संबंधी अधिकारिता पहले पढ़ लिया। अब हम विषय वस्तु संबंधित पढ़ते हैं, सेक्शन 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से हमारा जो मेनली क्या है स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ से पहले तो हम क्या करते थे, पढ़ रहे थे, नॉर्मली चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहां से हमारा मेनली चीजें स्टार्ट होती है। तो आइए सेक्शन 9 देखिए क्या कहता है, ठीक है। और ये मैं क्लासिफिकेशन करा चुका हूं कि साधारण वादों के विषय में 1-9 से लेकर और पूरा कहां तक है 35B तक है, ठीक है। तो साधारण वादों के विषय में टाइटल ही कह रहा है, तो सबसे पहले तो हम देखें सीपीसी किन वादों की क्या है सुनवाई करेगा या किन मामलों में उसे क्या है सक्षमता होगी, ठीक है। तो सेक्शन 9 कहता है सिविल वाद। देखो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, दीपक जी पढ़ो, अभी क्या है केवल सुनने का काम करो। ज्यादा अगर आप क्लास के अंदर अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे, किसी पॉइंट पर अटक जाओगे तो आगे वाली चीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है। उसको एकदम नोट डाउन कर लो और घर जाकर थोड़ा सा प्रेशर दो, और अगर नहीं आ रहा है चीज समझ में तो अगले दिन पुट अप कर लो। उसी से उलझे रहोगे, उसी क्वेश्चन में आगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे तो चीज कंप्लीट नहीं होगी। अगर वो नहीं हो रहा ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा इससे रिलेटेड, अब तो ये चीज पे आ जाता हूँ, क्योंकि एकदम हमारी ये टेंडेंसी होती है कि एकदम आ जाए, एकदम किसी को। आप ये विश्वास करके चलिए, चंदन जी सीनियर एडवोकेट बैठे हुए यहाँ पर, अभी भी 10-10 साल की प्रैक्टिस हो गई कई लोगों को, सीपीसी नहीं आई है 10 साल, और आप 10 मिनट के लेक्चर में कैसे समझ सकते हैं?
समझ रहे हैं ना सर आपको? तो हमारे क्या है, हाँ चंदन क्या कह रहे हैं चंदन जी? सर 8 साल की तो मुझे भी हो गई थी कंप्लीट, मुझे नहीं पता था इतनी सारी चीजें, तो पूछ के काम हो रहा था हर जगह। चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल तो सर, ऐसी बहुत सारी है, 8 साल की प्रैक्टिस बहुत होती है सर। 35 तो मैं कह रहा हूँ वकालत करी उसको भी नहीं आ रही बेचारे को, वो शर्म कर रहा है, नहीं पता पा रहा है, नहीं चाह रहा है। जुडिक्शन के बारे में क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है उसके बारे में। यार मैं तो जुडिक्शन नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अभी तो हमारा शुरुआत हुई है, चलिए ठीक है। तो दीपक जी कोई इशू नहीं है। मेरी सबसे बड़ी क्लास की खासियत ये है, जब तक पेट ना भर जाए ना आपका, पढ़ते रहो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कभी भी क्या है, हाँ आप क्लास में अगर रेगुलर आते तो मैं कभी मना नहीं करता, पर अगर एक बार क्लास छोड़ दी आपने, अगर आपने एक बार क्लास छोड़ दी और कम से कम 15-20 दिनों के लिए गायब हो गए, तो मेरा नजरिया समझ जाओ आप फिर कैसा हो जाता है, यार ये जब अपने प्रति सीरियस नहीं है तो फिर मैं क्यों अपनी जो मेरे वोकल में प्रॉब्लम है फिर मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। बड़ा ध्यान से धीरे से ही पढ़ा सकता हूँ, नहीं पर फिर भी क्या है, बहुत एक्सप्रेसली मैं कह रहा हूँ। तो फिर मेरे को लगता है कि जब मेरी कदर नहीं कर रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो रेगुलर कभी भी आओ आप, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आइए। पर अगर आप क्लास छोड़ देते हैं और फिर नहीं आते हैं और फिर बाद में आते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी कारण शर्म से नहीं आ रहे, बल्कि आज ही वो फोन करे ना कि सर मैं आना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। टीचर्स को कभी किसी से दुश्मनी होती नहीं है, और हम क्यों दुश्मनी लगे, नहीं हमें तुमसे क्या है इतना, हम तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। जो पापा को कभी दुश्मनी होती है बच्चों के साथ में, बताइए, नहीं होती ना, चाहे वो कितनी भी गलती करे, कितना भी डांट दे, ऐसे ही हमारे साथ है। हमें तुम्हें कभी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, आप में इच्छा है पढ़ने की, अब पढ़ाने की इच्छा है, नहीं समझे। पर अगर आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहो तो फिर हम क्या करें, ठीक है। तो बार बार में पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है, बार बार में पूछते रहो, ठीक है। हाँ अफसाना की जैसे 10 बार नहीं पूछो इतना समझाने के बाद ही क्या अफसाना क्या हो जाती है, वो हो जाती है कि सर उसे क्या आदत हो गई है कि सर जब तक बोलेगा नहीं या कोई नहीं बोलेगा, अरे भाई अब इतने बड़े हो चुके हो कि एक बार बस उंगली आपको इशारा दे दिया, अब आगे बढ़ लो, बार बार में उंगली लेके आगे बढ़ने में बढ़ना, नहीं समझे। अब इतने बड़े हो चुके हो आप, ठीक है। तो अफसाना तुम तो आप तैयारी करो, अब तुम्हें अफसाना आयुषी इनको बच्चों की तरह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ अब देखते हैं सिविल बात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल होता क्या है, ठीक है। तो सिविल 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 बहुत बार सुना है। सिविल सिविल का मतलब होता है राइट्स। क्या होता है सिविल का मतलब? अधिकार। जैसे पढ़ा है ना, सिविल राइट्स सिविल राइट्स सिविल राइट, मतलब सिविल को एक तरह से कह सकते हैं नागरिकों के अधिकार। सिविल से डोनेट क्या होता है, एक तरह से सिटीजन ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों जो देश में निवास करते हैं उनके क्या अधिकार हैं, उससे संबंधित बात। ये समझ आ गया। सिविल का तात्पर्य यही है कि वह व्यक्ति जो नागरिक है उनके अधिकार। क्या तात्पर्य है? नागरिकों के अधिकार। तो उससे संबंधित वाद के बारे में सेक्शन 9 बताता है। ये समझ में आ गया। एक आपने लैटिन मैगजीन सुनी होगी, शॉर्ट में पढ़ी होगी, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। बिना हानि के क्षति, बिना हानि के क्षति। और दूसरा भी एक लैटिन मैगजीन पढ़ी होगी, जहां अधिकार है वहां उपचार है। वो भी जैसे वाला मामला है ना, जहां उपचार है, जहां अधिकार है वहां क्या है, उपचार भी प्रदान करेंगे भाई। जहां पर आपको राइट प्रदान किए गए, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, न्यायालय ये कहता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिविल राइट्स। तो जिसके भी व्यक्ति के, ठीक है, चाहे उसे हानि पर्टिकुलर ना हुई हो, पर विधिक, यहां पर है विधिक क्षति, विधिक अधिकार। क्षति से क्या मतलब है?
विधिक अधिकार, भले ही पर्टिकुलर कोई हानि नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, परंतु उसे क्षति हुई है काय की, लीगल राइट्स की, तो वो आ सकता है। मेरी बात समझ में आई ना? मैं एक केस के माध्यम से जो आपने पढ़ा है, मैं वोट डालने नहीं दिया गया मुझे, और मेरा कैंडिडेट जीत गया, मेरे को कोई फर्क पड़ा क्या? मेरे को कोई हानि हुई क्या? नहीं, मेरा कैंडिडेट तो जीत गया, पर मेरे विधिक अधिकार को तो हानि हो गई। चीज समझ में आ गया? तो मुझे भले ही कोई हानि नहीं हो, पर मेरे को क्षति हुई है, काहे की क्षति? विधिक अधिकार की। तो लॉ यही कहता है कि जहां पर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है या फिर अधिकार क्या छीने जाते हैं, वहां पर उसको हम राइट देंगे। तो ये सब्जेक्ट मैटर है अधिकार। चीज समझ में आ गया? विषय वस्तु किससे आ रही है? यहां कोई स्थान के बारे में बात कर रहा है? नहीं, एक अधिकार एक विषय वस्तु है। किसी को बेदखल करना किराए से, तो अधिकार आ गया कि नहीं आ गया? चीज समझ में आ गया कि नहीं? अधिकार मैटर कर रहा है यहां पर। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार से वंचित किया जाता है, तो वो उसके लिए क्या ला सकता है? वाद ला सकता है। इसे कहते हैं सिविल नेचर। क्या कहते हैं? सिविल प्रकृति के बाद। जैसे आदमी का नेचर होता है घृणा, द्वेष, ये सब, ऐसे ही यहां पर सिविल जो राइट्स होते हैं उनके अलग अलग नेचर्स हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है उनका। कोई संपत्ति की कह रहा है, कोई पद संबंधी की कह रहा है, ये नेचर ही तो है। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे आदमी का क्या प्रेम, दया, करुणा, ये सब क्या है? उसके नेचर ही तो है। किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में कैसा पता चलेगा? उसका कंडक्ट कैसा है? तो ऐसे ही यहाँ पर कि उसके अधिकारों के साथ कैसे अधिकार है, उसको सिविल नेचर सूट कहते हैं। आ रही है बात समझ में? मैंने फ्रॉम बिगनिंग ही बता रहा हूँ सिविल नेचर किसे कहते हैं, सिविल वाद किसे कहते हैं। तो जिस वाद में विधिक अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न हो या उसके अधिकार के हनन से संबंधित कोई प्रश्न हो, उसे सिविल वाद कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात कह दी। अब जो स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, देखो इसके अंतर्गत जो अधिकार है वो संपत्ति संबंधी अधिकार हो सकते हैं, दूसरा पद संबंधी अधिकार हो सकते हैं, और तीसरा मैं बता रहा हूं अन्य अधिकार भी हो सकते हैं। तो स्पष्टीकरण में ये दो बता रखे हैं, और मैं तो अन्य अधिकार की बात कर रहा हूं। और भी कोई राइट्स होता है, स्पष्टीकरण में दो की बात करें। ठीक है, जहां धन संपत्ति संबंधी और पद संबंधी अधिकार भी क्या है? सिविल वाद होता है। समझ में आ गया? और आइए कैसे पता चलेगा पद? यहां पद को आगे एक्सप्लेन किया गया है सेकंड एक्सप्लेनेशन में। भले ही उस पद के साथ में फीस जुड़ी हो या नहीं हो, इसका तात्पर्य क्या कह रहा है? इसका तात्पर्य समझने का कोशिश करना कि हैसियत नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा पद है। चीज समझ में आ गया? तो यहां पर हैसियत का डिसाइड नहीं करते, पद के आधार पर आप हैसियत समझते हो ना, बड़ा आदमी, वो वाली पद वाली बात नहीं कर रहा है। चाहे उस पद के साथ में फीस जुड़ी हो या नहीं हो, चाहे का स्थान जुड़ा हो या नहीं हो, हम हैसियत नहीं देखेंगे कि बड़े पद की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई पद बड़ा छोटा नहीं है। चीज समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा संकीर्ण समझ लो। यहाँ हैसियत ना देखकर हम उसकी विषय वस्तु देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर देखते हैं कि किस लिए आया है, किस अधिकार के लिए आया है। आ रही बात समझ में? सेकंड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे रखा है। भले ही इस पद से फीस जुड़ी हो या ना हो, या स्थान जुड़ा हो या ना हो, मतलब हैसियत की कोई बात ही नहीं है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? यहां अधिकार से संबंधित उसके क्या अधिकार है, पद से रिलेटेड विधिक अधिकार, उसके लिए सिविल वाद किया जा सकता है। तो देखो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 निकालिए। देखो ये क्या है, चीजें क्या है, बहुत ज्यादा आपको नई नई नजर आ रही होंगी, पर नई नहीं है ये। अरे यार मैं कुछ कहा। चलिए, न्यायालय को उन वादों, ठीक है,
तो यहाँ पे ये समझो, न्यायालय सभी सिविल प्रकृति के वादों को विचारण करने की अधिकारिता होगी। न्यायालय को सभी सिविल प्रकृति के वादों को सुनने की या विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो सिविल प्रकृति के कौन से वाद हो गए, यहीं पे देख लीजिए, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, विधिक अधिकार से संबंधित जो भी वाद होंगे उनको सुनने की अधिकारिता हो। कौन सा समझ में आ गया? लीगल राइट्स, जितने भी आदमी के लीगल राइट्स हैं, ठीक है, उनको सुनने की सिविल न्यायालय को क्या है? अधिकारिता होगी। ठीक है, आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। पहले वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी, अभी पर्टिकुलर बता रहा है, ठीक है, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है। ये प्रतिवादित को इंग्लिश में क्या दे रखा है, देखिए इसको, इसमें क्या रखा है? कंटेस्टेड। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए मांग, ब्रैकेट में लिख दीजिए मांग। कई बच्चे क्या ऐसी वो, जहां पर संपत्ति संबंधी या पद संबंधी किसी अधिकार की मांग की गई है, समझ में आ रही है? अधिकार लिखा है ना, पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है। चीज समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के लिए भी हम क्या है, स्पष्ट कर रहे हैं कि इन दोनों के अधिकार से संबंधित भी जो वाद होंगे, ठीक है, अधिकार से संबंधित, उसके लिए भी सूट फाइल हो सकता है। तो ज्यादातर बच्चे इसी को डेफिनेशन करने की बात करते हैं, वो संकीर्ण डेफिनेशन है। सिविल नेचर सभी अधिकार, सभी विधिक अधिकार, और स्पष्टीकरण में पद और संपत्ति संबंधी अधिकार भी मांग सकते हैं, स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन से तो पता ही नहीं चल रहा। ये समझ में आ गया? तो स्पष्टीकरण वन में क्या है, वो स्पष्ट करके चल रहा है कि भैया मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, संपत्ति और पद, बल्कि और मैंने तीसरी चीज लिखा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो दो को स्पष्ट कर दिया पहले स्पष्टीकरण में। ये समझ में आ गया? और इसकी सूची कम नहीं है, बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं। किस किस को लिख के बैठे वो, इसीलिए उसने दो मोटे मोटे अधिकार लिख के रख दिए। ये समझ में आ गया? ये तो कोई अगर पूछे बच्चे से कोई इंटरव्यू में, वैसे क्या है, अफसाना से ही पूछता तो ये दोनों का जवाब देती। अफसाना हो क्या क्लास के अंदर? वो अधिकार, सिविल अधिकार वो है जो संपत्ति और पद से संबंधित है, बस इतना कह के आगे बढ़ जाती है। नहीं, सिविल वाद के अंदर, सिविल प्रकृति के वाद में सभी विधिक अधिकारों के अंतर्गत वाद शामिल है, जिसके अंतर्गत संपत्ति और पद संबंधी वाद भी है। ये होना चाहिए आंसर। आगे बात सबसे ना समझ में, आंसर राइटिंग का तरीका, या आप एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहे हो, बल्कि सिविल राइट्स अलग होता है। आई बात समझ में? अब इसी के आगे आगे पढ़ते हैं, इसी के आगे आगे पढ़ते हैं। इस बात के होते हुए भी देखो, यही पढ़ने का तरीका है कि आप एक साथ पूरा सेक्शन पढ़ोगे तो चीज कंफ्यूज होगे। अब इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अविलंबित है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, मे डिपेंड इंटायरली, पूरी तरह से डिपेंड है। तो देखो यहां पर एक बात समझिए, यहां पर एक बात समझिए कि दो तरह के मामलों को सिविल मामले नहीं समझे जाते। दो तरह के मामलों को, मेनली दो तरह के मामलों को सिविल मामले नहीं समझे जाते यदि वो धार्मिक, पूर्णतः, मैं क्या बोल रहा हूं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली शुद्ध रूप से अगर वो रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है। क्योंकि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना, ये सबके आर्टिकल 25, ये सबका अंतकरण का सिद्धांत लागू होता है। कोई धर्म को माने या ना माने, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं समझे? ऐसे ही धार्मिक मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पूर्णतः जो धार्मिक मामले होते हैं या उसके कार्यों से संबंधित मामले होते हैं, वो सिविल मामले नहीं होते। मैं भी लिखाऊंगा, मैं भी बता ही रहा हूं केवल, चीज समझ में आ गया? परंतु वो डिपेंड है किस पर? पद या संपत्ति से। आधी बात समझ में, स्पष्टीकरण को समझ में आ रही है? मतलब मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न है संपत्ति और पद से, और उसमें अगर कोई डिपेंडेंट धर्म की बातें तो वो सिविल वाद हो गया। ये समझ में आ गया? पर मुख्यतः प्रश्न क्या है? धार्मिक, तो वो सिविल वाद, क्योंकि धर्म को इंटरप्रिटेशन करने नहीं बैठा है, अधिकार को इंटरप्रिटेशन करने बैठा है। तो अधिकार के साथ अगर जुड़ा हुआ है धर्म तो उसको सुन लेंगे। जैसे मंदिर में घुसने का अधिकार, भाई पूजा करने का अधिकार है, तो
तो पूजा कब करेगा? धार्मिक आ गई, परंतु अंदर जाने का अधिकार, राइट टू एंटर, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, अधिकार है या नहीं है? तो अधिकार के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है अगर धर्म अधिकार से डिपेंडेड है तो सिविल प्रकृतिकावाद है, पर अगर पूरी तरह से अगर रिलीजियस मामला है तो वो सिविल प्रकृतिकावाद है नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मुख्य प्रश्न धार्मिक है तो सिविल प्रकृतिकावाद नहीं होगा, और अगर वो गौड़ है, गौड़ मतलब कुछ मात्रा में है और ज्यादातर विधिक अधिकार की बात कर रहा है, तो वो सिविल प्रकृतिकावाद हो गया। यही कह रहा है स्पष्टीकरण। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित प्रश्नों के विषय पर पूर्ण रूप से अविलंबित है, डिपेंड है। धार्मिक प्रश्न डिपेंड है किस पर? संपत्ति और पद संबंधी। तो वो कौन सा वाद होगा? सिविल प्रकृतिकावाद होगा। तो यहाँ पर कर्म का मामला ये जाति से आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित। यहाँ पर धार्मिक और जातिगत प्रश्न। मेरी बात समझ में आ गया? यहाँ कर्म का क्या मतलब है? कास्टिज्म, ठीक है? सेरेमनीज दे रखा है ना यहाँ पर, ठीक है? तो इसको कास्टिज्म समझिए, यानी पूर्णतः, देखो मैं कह रहा हूं शुद्ध रूप से, मैं कह रहा हूं वो समझो आप इधर, शुद्ध रूप से धार्मिक प्रश्न या जातिगत प्रश्न है तो वो सिविल नेचर सूट नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि हम इसको, अरे भाई जातियों, कितनी सारी जाति है, भारत तो जातियों का देश है, और हमें कोई राइट नहीं बनता उनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल भी बना हुआ है, तो हम क्यों उनके जाति में कौन कौन सी बातें हैं क्या नहीं है, तो हम उनके मामले में नहीं पड़ेंगे कि साहब हम नारी जाति में तो ऐसा होता है। ऐसे किस किस को मामले को सुनते रहेंगे? हर जाति कितने लाखों जातियां हो सकती है, उप जनजातियां हो सकती है। जी समझ में आ गया? तो ऐसे जो शुद्ध प्रश्न है या महत्वपूर्ण प्रश्न किससे रिलेटेड है, जाति या धार्मिक, तो वो सिविलवाद नहीं है, पर उससे अधिकार जुड़ा हुआ है। छुट्टी भी नहीं कर सकता क्योंकि खांसी ऐसी कोई खास नहीं है, पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी। एक सेकेंड, ये सर मैंने काम 2 दिन में खत्म हो जाती है। आप वो लिख के देना, आपने पहले बताया था, मैं नहीं करा, इस बार टाइप करके और बताना मुझे, मैं बहुत लापरवाह अपने शरीर के प्रति बहुत लापरवाह हूँ। हाँ ये यहाँ से उठ रही है, बलगम जल गया, और मेरे को सर्दी मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है एक तरह से। मुझे सर्दी जल्दी लगती है, इम्यूनिटी पावर कम हो गई, घर में बैठे बैठे कभी धूप नहीं ली, समझो इस बात को, कभी नेचर के साथ में इतना क्या टहले नहीं, कभी घूमने नहीं गए, तो आप नेचर के साथ जुड़े रहोगे तो है ना आपका सेहत सही रहेगी। अब घर में पड़े पड़े से तो क्या है, आप सोच रहे हैं आप इंटेलिजेंट हो रहे, नहीं मैं तो उल्टा कहता हूँ, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब उसी पे दोबारा आते हैं, मैं शुरू से बता देता हूं। ठीक है, कि सिविलवाद क्या होता है, जिसमें विधिक अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न हो वो सिविलवाद है, और इसके साथ में संपत्ति और पद संबंधी वाद भी क्या है, सिविलवाद होंगे। भले ही इसमें क्या है, कुछ रूप से जातिगत और धार्मिक रूप से कुछ डिपेंडेंट क्या है प्रश्न हो, तो भी वो सिविलवाद होंगे। जरूरी नहीं है कि पद के साथ में कोई फीस या कोई स्थान जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर ये बता रहा है हैसियत मैटर नहीं करती, हमें विषय वस्तु क्या है, अधिकार। विषय वस्तु क्या है, अधिकार। ठीक है, उससे रिलेटेड मामले को देखना है। केवल पद कि सर वो प्रधानमंत्री है ये होगा, हम हैसियत नहीं देखेंगे, हम सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। एक छोटे से आदमी का भी कोई बात हो तो उसके अधिकार अगर वायलेटेड हो रहे हैं तो हम सुनेंगे। तो यहाँ पर फीस जुड़ी है या नहीं, स्थान जुड़ा है या नहीं। कोई अगर महात्मा ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्या है, भारत का एक साधु हूं, शंकराचार्य हूं, माफ करना,
मैं कह दे कि कुबेर शंकराचार्य मेरा ऐसा वो करिए, मेरी ऐसी वो करिए, सॉरी नहीं, हैसियत के आधार पे हम क्या तुम्हारी क्या है वो तुम्हारे अधिकार नहीं बन जाते। कि समझ में आ गया कि मैं जहां से भी जाऊं मेरी पालकी सजनी चाहिए, मेरा उद्घाटन होना चाहिए, तो हैसियत के आधार पर सिर्फ, और अगर हमने नहीं किया तो आप सूट फाइल कर दोगे हमारे। तो ऐसी हैसियत के आधार पर क्या है सिविल वाद नहीं किया जा सकता।